गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड जैसे कि आपने अगर प्रीवियस क्लास को स्टडी किया होगा तो हमने डिस्कस किया था प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों पर। तो जो प्रीवियस क्लास था वहाँ पर हमने मेनली ये स्लाइड आपका सबसे लास्ट बार पढ़ाया था। एक बार फास्ट वे में रिकैप कर लेते हैं। बेसिकली प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर होता है, जिसे हम लोग ओम के नाम से भी जानते हैं। तो एक पॉइंट ये एंड वोल्ट पर एम्पियर। इसके बाद हमने बताया था प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 4 कारक होते हैं, जिसमें याद रखना है लंबाई को और क्षेत्रफल को। लंबाई और क्षेत्रफल आपको याद रखना है कि जो चालक तार की मतलब जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई पर डिपेंड करता है एज वेल एज वो क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। बाकी ये 2 पॉइंट तो मान लो बेसिक है कि रेजिस्टेंस पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है और टेम्परेचर पर भी, मगर जिससे हमारा काम निकल जाएगा वो ये पॉइंट था। देखिए हमारा जिससे काम चल जाएगा वो ये था, याद करिए। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इक्वेशन नंबर 1, एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, एंड दोनों को मिला करके हमारा रिलेशन आया था आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। अगर हम बात करें जो यहाँ पर रो आ रहा है, रो दिस इज द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, अनुक्रमानुपाती नियतांक। जो ये रो सिंबल आ रहा है इसको रो सिंबल कहते हैं, रो। तो रो जो है वो नो डाउट अनुक्रमानुपाती नियतांक है, लेकिन इसी को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं। तो आज का हमारा मेन टारगेट होगा, जो आज की हमारी क्लास है वो ये पॉइंट है। आज हमारा डिस्कशन है कि प्रतिरोधकता किसे कहते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। दोनों का मतलब सेम ही है, ये हमारी आज की क्लास का टारगेट है। तो यहाँ से हमारी क्लास कंटिन्यू हो रही है। व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर प्रतिरोधकता किसे कहते हैं या विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है नो डाउट आपके एग्जाम के पर्पज से। तो इसको पहले लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन जरूर आता है, डेफिनेशन के साथ आता है ये पॉइंट। विशिष्ट प्रतिरोध हर बार आया है। तो देखिए अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन कहाँ से निकालें। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर हम इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, बहुत ध्यान से फॉर्मूला देखना, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए जैसा कि हमने लिखा है। तो क्या यहाँ पे हम रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइड बाई एल लिख सकते हैं? अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो क्या हम ये बात लिख सकते हैं, एक बार देख लो केवल। और R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये हमारा रिलेशन होता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो क्या हम लोग रो बराबर रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल लिख सकते हैं? बस यहीं से हमारा आंसर निकलेगा। और ये देखिए, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट, जो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा होती है, विशिष्ट प्रतिरोध स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक है, स्पेशल है। तो अगर ये स्पेसिफिक है तो कुछ तो रीजन होगा। तो क्या रीजन है इसके स्पेसिफिक होने का? रीजन क्या है? तो इसके स्पेसिफिक होने का इकलौता एकमात्र रीजन है, हम जानते हैं R इज इक्वल टू रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू रो। तो अब परिभाषा पढ़ते हैं। ऐसा तार जिसकी लंबाई क्या हो? एकांक हो। कोई भी ऐसा तार हो जिसकी लंबाई क्या हो? एकांक। ये जो L आया है, ये जो नीचे L आया है, ये जो हमारा रिलेशन आया है रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, अगर हम यहाँ पे L की वैल्यू 1 डाल दें और रेजिस्टेंस की और साथ ही साथ एरिया की वैल्यू 1 डाल दें, तो एरिया की वैल्यू 1 डालने पर, L की वैल्यू 1 डालने पर आंसर हो जाएगा रो इज इक्वल टू आर। बस यही है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध, हमारा विशिष्ट प्रतिरोध इसीलिए कहा जाता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को
स्पेसिफिक इसीलिए कहा जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध इसका इसीलिए नाम है क्योंकि लंबाई क्या होना चाहिए, 1 मीटर। कोई भी धात्विक तार ले लो, कोई भी मेटेलिक वायर ले लो, जिसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, एकांक होनी चाहिए, और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मतलब एरिया की वैल्यू 1 डाल दो, लेंथ की वैल्यू 1 डाल दो, तो उस शर्त में जो तार का प्रतिरोध होगा उसी को कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। यही डेफिनेशन लिखा है। एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये देखो, एकांक लंबाई मतलब L बराबर 1 और एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब एरिया बराबर 1 वाले चालक पदार्थ के प्रतिरोध को, मतलब जिसका लेंथ 1 हो और जिसका एरिया भी 1 हो, ऐसे चालक पदार्थ के प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। ठीक है, तो मस्ट कंडीशन यही है। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं बात करूं, आपको कुछ याद रखना है यहाँ पर, अगर आपको कुछ याद रखना है यहाँ पर, तो ये स्लाइड थोड़ा क्लियर कर दूं। अगर यहाँ पे आपको कुछ याद रखना है तो बस एक लाइन कि रो की वैल्यू क्या होती है, आर ए बाई, देखो यार क्या हो रहा है, थोड़ा मिस्टेक हो जा रही है, रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइड बाई एल, और बस यहाँ पे एल की वैल्यू 1 डाल दो, एरिया की वैल्यू 1 डाल दो, तो रो बराबर क्या आ जाएगा, आर, और यही है तुम्हारा फाइनल आंसर। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, एकांक लंबाई मतलब जिसकी लेंथ 1 हो, और एकांक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब जिसका एरिया भी 1 हो, ऐसे चालक पदार्थ के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। फिर इसके बाद देखो, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये नोट करके लिखा है, देख लो ये नोट है, नोट करके ऐसे ही लिखते चलिएगा। प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध, ये देख लो, पढ़ लो, प्रतिरोधकता को विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जाना जाता है, और इसको रो से लिखते हैं, रो। फिर इसके बाद किसी पदार्थ के प्रतिरोधकता का मात्रक, ये देखो इसके मात्रक की बात कर रहा हूं, तो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। क्या होता है, ओम इंटू मीटर। कहोगे सर ये आया कहाँ से, आइए आपके सामने प्रूफ करके दिखा देता हूँ ये आया कहाँ से है। तो एक खाली स्लाइड हमें रिक्वायर पड़ेगी, मतलब हमें ज़रूरत है खाली स्लाइड की, तो चलिए हम यहाँ पे आपको समझा देते हैं। देखिए जस्ट अभी हम, जैसा कि हम पढ़े हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, सब रिवीजन हो रहा है। प्रतिरोध चालक तार की लंबाई पर प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, ये 2 रिलेशन पढ़े थे, दोनों को मिला दो तो R इज इक्वल टू L बाई ए, ये रिलेशन भी आप पढ़े हैं, और इसको हटा देंगे तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए, यही आएगा ना। तो ये क्या है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ये हमारा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हैं, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले ये कारक हैं। तो 2 हमें इक्वेशन मानना है, 1 और 2, आंसर आ जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो रो बराबर क्या हो जाएगा, आर ए बाई एल। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, जब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर ए बाई एल। और ये जो रो है, ये जो रो है, ये तुम्हारा नियतांक है, सबसे बड़ी बात ये है, ये नियतांक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। इसी नियतांक को हम नाम देते हैं क्या, विशिष्ट प्रतिरोध। इसी को हम नाम देते हैं क्या, विशिष्ट प्रतिरोध। और इस रो को ही हम नाम देते हैं पदार्थ की प्रकृति, इसी को हम नाम देते हैं पदार्थ की प्रकृति, क्योंकि इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। बातें क्लियर। और अगर हम इस इक्वेशन में L बराबर 1 डाल दें और एरिया बराबर 1 डाल दें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रो बराबर R। ऐसा कोई भी तार जिसकी लंबाई एकांक हो एवं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, इन सभी चालक पदार्थ के प्रतिरोधों को क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। हम बात कर रहे थे मात्रक की, देखिए अब यहाँ पे मात्रक निकाल देते हैं, रो इज इक्वल टू आर ए डिवाइड बाई एल, सही है, सही है ना। तो R का मात्रक क्या होता है, ओम,
भाई प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम होगा। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, याद करो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और लंबाई का मात्रक क्या होगा, लंबाई का मात्रक भी मीटर होगा। तो मुझे एक बात बताओ, मीटर से मीटर कट जाएगा कि नहीं, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा। तो आंसर क्या बचा, ओम मल्टीप्लाइड बाई मीटर, यही तो मात्रक है। जाके मिलाओ, रो का मात्रक क्या है, रो का मात्रक है ओम इंटू मीटर। देखो आओ देखिए, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, ओम इंटू मीटर। चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं, ये टॉपिक हमारा खत्म। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध बस इतना ही है। विशिष्ट प्रतिरोध इसीलिए विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है क्योंकि इसकी लंबाई 1 होनी चाहिए और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 होना चाहिए। चलिए फिर से देखते हैं। नोट क्या है, नोट प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है, मतलब इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मैं पहले कह चुका हूं। रो क्या है, पदार्थ की प्रकृति है। रो हमारा क्या है, पदार्थ की प्रकृति है। रो हमारा क्या है, पदार्थ की प्रकृति। तो देखो, प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का वह गुण है जो यह प्रदर्शित करता है कि वह कितना धारा के प्रवाह का विरोध करेगा। मतलब कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये बताता है, दिस इज द नेचर विच शोज अपोजिंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो ऑफ करंट। एक तरह से धारा के प्रवाह का कितना विरोध करेगा, ये पॉइंट रिप्रेजेंट करता है। ये पॉइंट थोड़ा सा है, हार्ड है नो डाउट, लेकिन जरा समझिएगा कि प्रतिरोधकता करता क्या है। तो प्रतिरोधकता ये बताता है कि किसी वायर में धारा के प्रवाह का विरोध कितना करते हो, इसको कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक, दूसरा नोट किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, जरा देखना फिर से डेफिनेशन है। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा। इट मीन्स जो रो होगा ये बराबर आर होगा। हिंदी में देखो पढ़ो लिखा है भाई, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रो उस चालक के प्रतिरोध के बराबर होगा, मतलब आर, जिस चालक की लंबाई 1 हो। ये देखो लिखा है, जिस चालक की लंबाई 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, वर्ग हो, 1 मीटर वर्ग, बात वही है। तो बात कुल मिला के वही निकल रही है। अब ये पॉइंट देखिएगा, बहुत जबरदस्त है। विशिष्ट प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को कौन कौन प्रभावित करता है, विशिष्ट प्रतिरोध को कौन प्रभावित करता है, तो वो पॉइंट है। तो ध्यान दीजिएगा, और ये निर्भर किस पे करता है, दोनों चीज, प्रभावित कौन करता है, निर्भर कौन करता है, दोनों का मतलब सेम है। तो ध्यान दीजिएगा, रो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और तार की प्रकृति पर। मतलब मटेरियल बदलते जाओगे रो बदलता जाएगा। ठीक है, तो क्या हमने लिखा है, ये पदार्थ या चालक तार की प्रकृति पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर। 2 पॉइंट। इस पॉइंट को जिस बच्चे ने स्किप कर दिया, समझ लो उसका 1 नंबर गया। ये देखो, जिस बच्चे ने इस पॉइंट को स्किप किया, आइए पढ़ लेते हैं इसको। 2 भिन्न भिन्न पदार्थ के तार के प्रतिरोध समान हो सकते हैं, मतलब 2 अलग अलग मटेरियल ऑफ वायर, 2 डिफरेंट सब्सटेंस के प्रतिरोध, सब्सटेंस मतलब समझते हैं ना, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, निकेल, लोहा, बात समझे, एल्यूमिनियम, कॉपर, निकेल, लोहा, कोई भी धात्विक तार आप ले सकते हैं। तो 2 भिन्न भिन्न पदार्थों के तार के प्रतिरोध तो समान हो सकते हैं, लेकिन कभी भी 2 भिन्न भिन्न पदार्थों के प्रतिरोधकता समान नहीं होंगे। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहने को क्या कह रहा है कि रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध जो होता है, इसको हम इक्वल कर सकते हैं। जैसे कॉपर का प्रतिरोध और एल्यूमिनियम का प्रतिरोध हम बराबर कर सकते हैं, लेकिन ये असंभव है। क्या असंभव है, 2 भिन्न भिन्न पदार्थ के तार का विशिष्ट प्रतिरोध कभी समान नहीं हो सकता।
दो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल ऑफ वायर का जो रो है वो कभी सेम नहीं हो सकता। इस बात को आप ऐसे समझिए, आइए स्लाइड पे समझाते हैं, स्लाइड पे समझाते हैं। इस बात को ऐसे समझिए कि जैसे कॉपर है, कॉपर, तो कॉपर तार का प्रतिरोध मतलब आर, कॉपर तार का प्रतिरोध हो सकता है बराबर हो जाए किसके, एल्यूमिनियम के, क्योंकि ये मशीन से बनाएंगे, एल्यूमिनियम ऑफ रेजिस्टेंस के। ये भी संभव है कि ये बराबर हो जाए निकिल, निकिल, निकिल के प्रतिरोध के। हो सकता है कि ये बराबर हो जाए टंगस्टन के प्रतिरोध के, टंगस्टन। जैसे बात समझना, मैं अभी आपको सिर्फ समझा रहा हूं टॉपिक। इट मीन्स निकिल का प्रतिरोध, कॉपर का प्रतिरोध, एल्युमिनियम का प्रतिरोध, टंगस्टन का प्रतिरोध, इन सभी का प्रतिरोध आपस में बराबर हो सकता है, नो डाउट, क्योंकि ये मशीन से बनाएंगे, इन सभी का प्रतिरोध बराबर हो सकता है। लेकिन क्या नहीं हो सकता है, ये कभी संभव नहीं है कि एल्युमिनियम का पार्टिकल, जैसे समझना ये एल्युमिनियम, ये कभी संभव नहीं है कि जो एल्युमिनियम का पार्टिकल है, जो एल्युमिनियम का पार्टिकल है, ये कॉपर के पार्टिकल के बराबर हो जाए, मतलब कॉपर जैसा पार्टिकल का बिहेवियर शो करने लगे। तो यही चीज मैं कह रहा हूं, बात समझें। और यही रो है, रो ऑफ एल्युमिनियम, ये डिफरेंट होगा, ये कभी भी बराबर नहीं होगा रो ऑफ कॉपर के। दो अलग अलग पदार्थ का रो कभी सेम हो ही नहीं सकता। या फिर बात करें टंगस्टन की, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो टंगस्टन है, ये टंगस्टन, ये क्या है, टंगस्टन, टंगस्टन। तो टंगस्टन का भी अपना अलग कहानी है, टंगस्टन की अपनी अलग कहानी है, तो इन सभी की कहानी अलग होगी। तो यही चीज थियरी कह रही है, थियरी यही कह रहा है कि एल्युमिनियम का नेचर अलग होगा, मतलब तार के पदार्थ की प्रकृति अलग होगी, कॉपर के तार के पदार्थ की प्रकृति अलग होगी, टंगस्टन के तार के प्रकृति अलग होगी, ओवरऑल निकिल के तार के मतलब जो निकिल है, निकिल के पदार्थ की प्रकृति अलग होगी। यही थियरी कहना चाह रही है सभी धात्विक तार के प्रतिरोध में भी समान हो सकते हैं, अलग अलग तार के प्रतिरोध जरूर बराबर हो सकते हैं, लेकिन रो कभी नहीं बराबर हो सकता, क्योंकि रो क्या है, रो है पदार्थ की प्रकृति, रो क्या है, पदार्थ की प्रकृति। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, किसी पदार्थ की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। और पदार्थ की प्रकृति का मतलब होता है कि उसके कण कैसे निहित हैं, उसके अंदर के पार्टिकल कैसे निहित हैं, दिस इज कॉल्ड रो। तो यही नोट हमने यहाँ पर लिखा है। आइए अब आगे चलते हैं। तो ये नोट स्किप मत करिएगा। दो भिन्न भिन्न पदार्थ के प्रतिरोध समान हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग पदार्थों के तार के क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कभी समान नहीं हो सकते। अब हम सबसे ज़बरदस्त टॉपिक उठाते हैं बोर्ड के एग्जाम के, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ओम का नियम। नाउ वी विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक एंड फ्रेश टॉपिक, दैट इज ओम्स लॉ। बोर्ड के एग्जाम के पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ओम का नियम सबके लिए, क्लास 10th के लिए बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन होता है, ये लिख लो, बोर्ड का ये फिक्स क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको तो पढ़ना ही है, फिक्स है बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में। ओम के अलावा और कुछ है ही नहीं आप में, तो ओम का नियम ही आता है। अब इसमें कुछ कीवर्ड सुन लीजिएगा। ओम का नियम दिया किसने था, तो जॉर्ज साइमन ओम, ये पूरा इनका नाम है। ओम का नियम किसने दिया था, तो फुल नेम इनका है जॉर्ज साइमन ओम ने। और कब दिया था, तो 1826 में। कहाँ के वैज्ञानिक हैं, तो जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। तो ओवरऑल जॉर्ज साइमन ओम ये जर्मन के वैज्ञानिक है, जर्मन फिजिसिस्ट हैं, और ये 1826 में अपना लॉ दिए थे। क्या दिए थे, अब समझिएगा। ओम का नियम जो होता है, बिल्कुल एक लाइन में समझना, विभवांतर और धारा में संबंध इन्होंने स्थापित किया था।
विभवांतर मतलब वी और धारा मतलब आई। ओवरऑल ओम के नियम ने ये देखा, मतलब जॉर्ज साइमन ओम साहब ने ऐसी पढ़ाई पढ़ी कि क्या हम यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं या फिर किसी चालक तार को विभवांतर से जोड़ते हैं तो इनमें कोई लिंक है, क्या इसमें कोई आपस में जुड़ाव है। तो इन्होंने बताया कि जब किसी चालक तार को हम जब किसी चालक तार को विभवांतर से जोड़ते हैं या उसमें धारा प्रवाहित होती है तो दोनों के बीच कुछ संबंध होता है, वही यहाँ पर इन्होंने डिस्कस किया है। चलिए देखिए, 1826 में इन्होंने किया था, जर्मन के साइंटिस्ट थे, ठीक है। साथ ही साथ इनका फुल नेम है जॉर्ज साइमन ओम ने। अब तो काम की बात, जो हमारे लिए काम की बात है, आइए देखिए, किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर, ये देखो विद्युत विभवांतर, जो हमारे काम की बात है, किसी भी चालक तार मतलब वायर, किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, ये देखो विद्युत धारा के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। तो ये मैंने पहले बोल दिया, एक्चुअल में जॉर्ज साइमन ओम ने कहा कि अगर हम इस तार को किसी बैटरी से लिंक कर दे, देखो ये बैटरी है, रेड कलर का जो मैंने बना दिया ये बैटरी है, ठीक है, और ये सिरा है, वायर का ये क्या है, सिरा है, बोथ सिरा P एंड Q। तो जॉर्ज साइमन ओम साहब ने बोला कि अगर हम किसी तार को विभवांतर से जोड़ दिए, ये विभव है और इसमें बहने वाली धारा क्या है, I है, तो क्या हम कोई संबंध कोरिलेट कर सकते हैं। तो इन्होंने संबंध वही स्थापित किया, विभवांतर तथा प्रवाहित धारा में इन्होंने एक रिलेशन मतलब बताया जिसे हम लोग ओम का नियम कहते हैं। अब क्या है ओम का नियम, चलिए इसको पढ़ लीजिए। इस नियम के अनुसार, किस नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार, तो इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ये देखो भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहा, ओम साहब ने बताया कि यदि कोई चालक तार ले रहे हो तो इसकी भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलनी चाहिए, अपरिवर्तित रहें। तो भौतिक अवस्थाएं क्या रहें, अपरिवर्तित। अभी इस पर डिस्कशन करते हैं, थोड़ा आराम से समझिए, मतलब आराम से समझिए, जल्दी नहीं है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें तो चालक में बहने वाली विद्युत धारा, ये देखो विद्युत धारा, चालक में बहने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। ओवरऑल धारा विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है या विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, दोनों का मतलब सेम है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब बच्चे के दिमाग में अगर सर ये भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, सर ये भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, तो मैं ऐसे समझाता हूं। आइए व्हाइट बोर्ड के स्लाइड पर चलते हैं। देखो, ओम साहब ने केवल इतना बताया कि ये मान लो कोई तार है, ठीक, तार, और इस तार को जब हम बैटरी से जोड़ते हैं, ये कोई तार है, जब हम किसी तार को L लंबाई के तार को किसी बैटरी से जोड़ते हैं तो जैसे तुम बैटरी से जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या बहने लगेगी, धारा बहने लगेगी। तो ओम साहब ने कहा कि विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जो चालक तार है इसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, इट मीन्स जो तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर है ये सदैव धारा के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, ऐसा इन्होंने बोला है। और जब ऐसा इन्होंने बोला है तो इन्होंने एक बात और बोला है, वो एक बात ये है कि भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रहें, भौतिक अवस्थाएं क्या रहें, भौतिक अवस्थाएं नहीं बदलनी चाहिए।
अब भौतिक अवस्था ही समझाने के लिए हम इस स्लाइड पे आए थे। तो भौतिक अवस्था का मतलब हमारे प्यारे बच्चों होता है तार के ऊपर आप मतलब टेम्परेचर मत दो, तार को आप किसी बाह्य परिस्थिति में दबाओ मत। जैसे कहने का मतलब है कि वायर के साथ छेड़खानी मत करो। जो तार है, जो हमारा वायर है, इसके साथ कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, कोई भी चेंजेस। ना टेम्परेचर इंक्रीज हो, ना इस पर कोई दाब लगना चाहिए, ना इसकी प्रकृति बदल दो। प्रकृति मतलब आपको मिक्सचर ऑफ वायर भी नहीं लेना है, पदार्थ की प्रकृति भी नहीं बदलना है। पता चला कॉपर का वायर और एल्युमिनियम का मिक्स वायर ले लिए, पता चला आपने एल्युमिनियम निकेल सब मिक्स कर दिया, तो मिक्स वायर नहीं लेना है। जो हमारा वायर होता है मिक्स वायर आपको नहीं लेना है, मतलब मिश्र धातु के वायर नहीं लेने हैं। तो यहाँ पे ये भी कहा जाता है, मैं भौतिक अवस्था को सीधा सीधा कोरिलेट करता हूँ कि तार के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है। जैसे कुछ भी, कोई भी बाह्य परिस्थिति, कोई भी बाह्य कारक, चाहे वो वायु का प्रतिरोध हो, चाहे वो दाब का प्रतिरोध हो, चाहे वो ताप का प्रतिरोध हो, चाहे वो तार की प्रकृति हो, या फिर वो फोर्स हो, या फिर इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स हो, या इंटरनल मॉलिक्यूलर डिस्टेंस हो, जो भी कह लो, अंतराणविक दूरी, अंतराणविक बल, नाभिकीय बल, अंदर का जो कुछ भी है वायर का, कुछ भी नहीं चेंज होना चाहिए। मतलब तार के प्रकृति में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए। तो तार के साथ कोई भी छेड़खानी ना हो, इसी को कहते हैं हम लोग क्या, तार का भौतिक अवस्था। तार की भौतिक अवस्था इसी को कहते हैं। तो अब देखिए वही हमने लिखा है, भौतिक अवस्थाएं का मतलब लंबाई मत बदल दो, पता चले वायर खींच के बदल दिए, उसका क्षेत्रफल मत बदल दो, तार का पदार्थ मत बदल दो, ताप मत बदलो, दाब मत बदलो। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, भौतिक अवस्था। ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं भौतिक अवस्था। तो ओवरऑल एक बार देख लीजिए, इस नियम के अनुसार, मतलब ओम के नियम के अनुसार, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था परिवर्तित रहे, भौतिक अवस्था क्या है, अपरिवर्तित रहे, ये देखिए बदलना नहीं चाहिए, अपरिवर्तित रहे, तो चालक में बहने वाली विद्युत धारा, इट मीन्स धारा जो होती है वो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। और अगर हम बात करें भौतिक अवस्था की, तो भौतिक अवस्था का मतलब होता है या तो लंबाई, या तो क्षेत्रफल, और या फिर पदार्थ की प्रकृति कुछ ऐसा, या फिर ताप, या फिर दाब। इसी को कहते हैं हम लोग बेसिकली तार की प्रकृति। अब डेरिवेशन की बात करते हैं, तो ये रहा विभवांतर और ये रही धारा। विभवांतर जो है ये धारा के क्या है, अनुक्रमानुपाती होती है, जैसा कि लिखा हुआ है। और फिर हम इसको जब दाएं बाएं करेंगे तो नियतांक आएगा। भाई आपको पता है सर कैसे, ये v है, हटेगा तो इक्वल लग जाएगा, फिर i अपनी जगह है, एक कांस्टेंट आएगा r, ये हमारा r क्या है, नियतांक। तो क्या हम लोग r इज इक्वल टू वी बाई आई लिख सकते हैं, ये देखो r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v बाई आई। अब तुम ओम का नियम दो तरह से परिभाषित कर सकते हो, क्या, या तो विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होगा, ये भी बोल दो सही है, विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ये तो सही है ही है। साथ ही साथ आप ये कह सकते हो कि विभवांतर, बहुत ध्यान से देखिएगा, विभवांतर और धारा का जो अनुपात होता है ये नियतांक होता है। बात समझे, ये वाला, ये रेशियो v बाई आई का रेशियो, v बाई आई का रेशियो क्या होता है, नियतांक होता है। तो दोनों लॉ सही है, विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, 100% सही है, साथ ही साथ विभवांतर और धारा का अनुपात नियतांक होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, हम यहाँ से कह सकते हैं, एक सेकंड, हम यहाँ से बिल्कुल नो डाउट कह सकते हैं कि हम यहाँ पर नो डाउट इजीली कह सकते हैं कि v बराबर क्या होगा, आई आर। ये थोड़ा सा एडिट करते समय नीचे चला है तो वही मैं सही कर रहा था। तो ओवरऑल हम जानते हैं v बराबर आई आर फार्मूला, देखिए यही वाला, ये फार्मूला मैं पहले ही लिख चुका हूँ, v बराबर आई आर। तो ओवरऑल इसमें आपने समझा क्या, मतलब इस बात में आपने समझा क्या, ओम के नियम की ये स्लाइड बिल्कुल ज़बरदस्त है। फिर आपको
फिर जो आपको पढ़ना है वो ये स्लाइड थी, ये वाली, ठीक है। विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती V बराबर IR, ये हमारे सामने आ गया है। तो बड़ा फार्मूला मैंने इसीलिए करके लिख दिया है ताकि यही आपको याद रहे। अब ये ओम के नियम का सूत्र है, देखो साफ साफ लिख भी दिया, ओम के नियम का सूत्र। बात करते हैं इसके ग्राफ की, तो जो ओम के नियम का ग्राफ होता है बेटा वो स्ट्रेट लाइन होता है, दैट इज पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो जैसा कि सबसे लास्ट में हम बात कर रहे थे ओम के नियम के ग्राफ के बारे में, तो ओम के नियम का ग्राफ का बिल्कुल सीधा सा कोरिलेशन होता है कि अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो विभवांतर धारा के साथ सीधा रिलेशन रखता है। इट मीन्स ये जो विभवांतर है धारा के साथ बिल्कुल सीधा संबंध रखता है, और जब भी कोई ग्राफ सीधा संबंध रखता है, अनुक्रमानुपाती संबंध रखता है, तो उसका ग्राफ जो होता है वो पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है। कोई भी ग्राफ हो, पूरी मैथमेटिक्स का कोई भी ग्राफ हो जो अनुक्रमानुपाती संबंध रखता है, जैसे यहाँ पर विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती संबंध रखता है, जिसके वजह से ये ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि सर किस अक्ष पे I माने, किस अक्ष पे V माने, तो आप इसका अपोजिट भी ले सकते हो। देखो जैसे ध्यान से देखो, यहाँ धारा है तो मैं इसको विभव ले लेता हूँ, और मैं इधर ले लेता हूँ धारा, तो मैंने रिवर्स कर दिया। ग्राफ का देखो लोकेशन कुछ और है और मेरा लोकेशन कुछ और है, लेकिन दोनों का आंसर क्या होगा, ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये ग्राफ याद रखिएगा, बस आपको यही बातें इतना रिकॉल करना था ओम के नियम में, इससे ज़्यादा और आपको नहीं पढ़ना है। तो एक बार फ्रेश वे में देख लीजिए, आज का जो हमारा टॉपिक था प्रतिरोधकता, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। प्रतिरोधकता का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डिटेल में पढ़ाया हूँ, जा करके आप देख सकते हैं। फिर दूसरी स्लाइड, प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक में ये वाला पॉइंट याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये 2 पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और फाइनली ओम के नियम का स्क्रीनशॉट आप लेकर के क्वेश्चन को लिख सकते हैं बिल्कुल आराम से। और फिर हम बात करें ग्राफ की, तो ये रहा ग्राफ, ठीक है। फॉर्मूला ये है विभव बराबर IR, तो दोनों नियम इसका सही है। V बराबर IR लिख दो तो भी सही है, और V बाई I दोनों का अनुपात नियतांक होता है, ये भी सही है। 2 नियम है यहाँ पे, 2 नियम। विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, नो डाउट सही है, और V बाई I का रेशियो भी क्या होता है, नियतांक। चलिए बस इतना ही आज के क्लास के लिए, सिर्फ इतना ही सफिशिएंट था। ऐसे ही धीरे धीरे अपने टॉपिक को कोरिलेट करते चलेंगे। तो जैसा कि हमारा अगर वर्तमान समय में बात करूं तो 50% सिलेबस हो चुका है इस चैप्टर का, मतलब धारा एवं विद्युत का 50% हिस्सा हमारा हो चुका है। अगली क्लास में हम प्योर डिस्कशन करेंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या होता है, मतलब श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। नेक्स्ट क्लास हमारी बेस्ड होगी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सीरीज ऑर्डर एंड पैरेलल ऑर्डर। चलिए फिर मिलते हैं अपने अगली क्लास पर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। वीडियोस देखते रहिए, मौज करते रहिए, और रिवीजन मस्ट है भाई, रिवीजन तो बहुत ज़्यादा, जितना पॉसिबल हो इस पीपीटी के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू, जो भी कंटेंट हो, रिवीजन तो मस्ट है, रिवीजन खूब करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास पर। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।